हे फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित कुछ 150 क्वेश्चंस जो कि हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि EMRS है और DSSS भी है, UPTGT है, PGT है, KVS है, NVS है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट। तो शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, लिचेस्टर में हुआ था, एडिनबर्ग में हुआ था, स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेक्सपियर मैरिड। उनकी शादी किससे हुई थी? शेक्सपियर की जो शादी थी वो किससे हुई थी? पोर्शिया से, इमोजन से, ल्यूसी से, एन हाथवे से। तो इनकी जो शादी हुई थी वो एन हाथवे से हुई थी, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर्स फर्स्ट जॉब इन अ लंदन थिएटर वॉज। शेक्सपियर जो थे उनकी पहली जॉब क्या थी लंदन में? सबसे पहले वो क्या काम करते थे? एक्टिंग एज अ घोस्ट, ट्रांसलेटिंग प्लेज, टू राइट प्लेज, होल्डिंग विजिटर्स हॉर्सेस। तो वो सबसे पहले जो काम करते थे वो होल्डिंग विजिटर्स हॉर्सेस, मतलब कि जो भी विजिटर्स आते थे उनके घोड़ों को पकड़ते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर फर्स्ट रोट हिज प्लेस फॉर। शेक्सपियर ने अपने जो पहले प्लेज हैं, सबसे पहले प्लेस किसके लिए लिखे थे? तो अर्ल ऑफ लिचेस्टर्स प्लेयर्स, सेकेंड है द ग्लोब के लिए, द किंग्स प्लेयर्स के लिए, द शेक्सपियर सोसाइटी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपने सबसे पहले जो प्लेस लिखे थे वो अर्ल ऑफ लिचेस्टर्स प्लेयर्स के लिए लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर रोट डैश प्लेस। शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं? तो 20 प्लेस, 24 प्लेस, 35 प्लेस, 37 प्लेस। तो इसका आंसर सभी जानते हैं, शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे हैं टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हिज सोनेट्स आर मोस्टली एड्रेस्ड टू। उनके जो सोनेट्स हैं मोस्टली वो किसे एड्रेस करते हैं? क्वीन एलिजाबेथ को, बेन जॉनसन को, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को। तो उनकी जो प्लेस हैं मोस्टली वो द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड हैं, एड्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम ऑफ। जो वीनस एंड एडोनिस उनकी जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है? टू सिस्टर्स के बारे में है, विक्ट्री के बारे में है, ग्रीक आर्ट के बारे में है, या फिर लव के बारे में? तो ये जो पोएम है वो लव के बारे में है, वीनस एंड एडोनिस। वीनस जो है वो प्यार की देवी हैं, जिन्हें एडोनिस से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द प्ले रिटन इन कोलेब्रेशन विद मार्लो वॉज। शेक्सपियर का जो प्ले था कौन सा ऐसा प्ले था जो कि मार्लो के साथ कोलेब्रेशन में लिखा गया था? तो विंटर्स टेल, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट। तो इनका जो प्ले था टाइटस एंड्रोनिकस, ये ही मार्लो के साथ कोलेब्रेशन में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पोर्शिया इज अ कैरेक्टर इन अ शेक्सपियरन प्ले। पोर्शिया जो है, पोर्शिया एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले का, वो किस प्ले में है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ट्वेल्थ नाइट में, द टेम्पेस्ट में, रोमियो एंड जूलियट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो पोर्शिया है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। नेक्स्ट है द शेक्सपियरन प्ले which describes the assassination of a Roman general is। जो शेक्सपियरन प्ले है जो कि एक रोमन जनरल के बारे में है, तो वो कौन सा है? मैकबेथ है, ओथेलो है, जूलियस सीजर है, रिचार्ड सेकंड है। तो इनका जो प्ले है ये जो कि रोमन जनरल के बारे में है, असैसिनेशन के बारे में है, वो जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर ये भी एक लव स्टोरी है जिसमें जनरल होते हैं, और आपने पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा आगे की स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी तो बताऊंगी नहीं, हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन करने आए हैं। स्टोरी आप दूसरी वीडियो में मेरी देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ
ऑल ऑफ शेक्सपियरन्स प्लेस वर पब्लिश्ड इन, जो शेक्सपियर थे उनका फर्स्ट फोलियो कब आया था? तो 1616 में, 1640 में, 1638 में, 1623 में। तो इनका जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में ही आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द ओनली प्ले मिसिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो इज, उनके फर्स्ट फोलियो में से सिर्फ एक प्ले गायब था। वो कौन सा प्ले था? उनके 36 प्लेस उसमें पब्लिश हो गए थे लेकिन एक गायब था, तो वो कौन सा था? द विंटर्स टेल, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, पेरिकल्स, यहाँ पे सी आएगा, पेरिकल्स यहाँ पे सी है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो उनका जो प्ले था पेरिकल्स, यही इसमें से गायब था फर्स्ट फोलियो में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर रोट हिज प्लेज इन, शेक्सपियर जो थे वो अपने प्ले किस में लिखते थे? राइमिंग कपलेट्स में, ब्लैंक वर्स में, क्वार्टरिन्स में, आइम्बिक पेंटामीटर में, आइम्बिक मीटर में। तो वो अपने जो प्ले थे वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ज्यू विद whom शेक्सपियर शोड सिंपथी इन वन ऑफ हिज प्लेस इज, जो जू है शेक्सपियर के प्ले में वो किसके साथ सिंपथी दिखाता है उनके? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो जू है शेक्सपियर का जो एक प्ले है वो किसके साथ सिंपथी दिखाता है और किस प्ले में? तो पहला है मोरोस, निकोडेमस, बराबस एंड साइलॉक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, साइलॉक। साइलॉक के साथ ये सिंपथी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पक गुड फेलो इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज ए एन, जो पक है गुड फेलो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में वो क्या है? तो यहाँ पे जाएगा एम्पिस फेरी, मनी लैंडर, कॉटियर, सोल्जियर। तो क्या था वो? तो वो थे एम्पाइस फेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द डाउनफॉल ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक कैरेक्टर्स इज ओइंग टू, जो डाउनफॉल होता था ट्रेजिक कैरेक्टर का शेक्सपियर के प्लेज में वो किस वजह से होता था? उसका कारण क्या था? तो द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के कारण, अ फैटल फ्लॉ इन करेक्टर, करेक्टर में ये फैटल फ्लॉ आ जाता था, डेस्टिनी के कारण, ऐसा तो नहीं है, इविल एडवाइजर्स के कारण, नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अ फैटल फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शेक्सपियर गॉट द प्लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्लेस फ्रॉम, शेक्सपियर ने अपने मोस्ट ऑफ प्लेस के जो प्लॉट थे उसको कहाँ से लिया था? एग्जिस्टिंग प्लेस से, बेन जॉनसन के प्लेस से लिया था, द ओरिजिनल क्लासिक्स थे वो, ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अदर यूरोपियन स्टोरीज से। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अदर यूरोपियन स्टोरीज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, although Macbeth is a murderer, he is still the hero because मैकबेथ जो था वो एक मर्डरर था लेकिन तब भी वो एक हीरो था। तो ऐसा क्यों था? ही वॉन्ट्स टू बिकम द किंग, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। हिज लाइफ एंड ट्रेजिकली, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो ट्रेजिकली एंड हुई थी। ही शोज अनकॉमन इंटेलिजेंस एंड विटेलिटी, उसने एक अनकॉमन इंटेलिजेंस दिखाई थी और विटेलिटी दिखाई थी। ही रिफ्यूजेज टू सरेंडर, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था सरेंडर करने के लिए, सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्योंकि जो शेक्सपियर थे वो अपने प्ले में जो करेक्टर थे, शेक्सपियर के जो करेक्टर हैं उनके प्लेस में उनको बड़ा ही अनकॉमन दिखाया गया है, उनको बड़ा ही इंटेलिजेंट दिखाया गया है। और यहाँ पे भी इसका आंसर यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द पार्ट ऑफ अ प्ले वेयर ऑल द मेजर थीम्स एंड कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज। अब प्ले का वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर प्ले का वो पार्ट जहाँ पर मेजर थीम्स को, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवलेशन, एक्सपोजिशन, कोरस, इंट्रोडक्शन। तो उसको एक्सपोजिशन कहते हैं, यानी एक्सपोज करना, सब कुछ बताना, जहाँ पे हमने थीम, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ बता दिया है, तो इसको एक्सपोजिशन कहते हैं।
इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का पार्ट होता है, इंट्रोड्यूस जहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है अमंग शेक्सपियर्स 37 प्लेस मैकबेथ वॉज डैश इन ऑर्डर ऑफ बीइंग पब्लिश्ड। उनकी जो 37 प्लेस थी उसमें मैकबेथ किस नंबर पे था, पब्लिश्ड के नंबर, मतलब कि वो किस नंबर पे पब्लिश हुआ था। तो 28th, 26th, 30th या 35th। तो इसका जो आंसर है वो 28th है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 21 है इन ट्रेजेडी ह्यूमन बीइंग्स आर सोन कमिंग टू टर्म्स विथ फोर्सेस लार्जर एंड ग्रेटर देन देमसेल्व्स। जो ट्रेजेडी थी उनकी, ट्रेजेडी में जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी खुद में उसकी जो ताकत है वो बड़ी हो जाती है, कभी उससे भी बड़ी हो जाती है, ठीक है, या उसके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो ये जो फोर्सेस है ये आते कहाँ से थे, तो कहाँ से आते हैं, तो डेविल से आते हैं या सर्कमस्टेंसेस से आते हैं, फेट और डेथ से आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज से आते हैं। तो ये जो फोर्सेस आते थे लार्जर या ग्रेटर, तो ये आते हैं फेट या और डेथ से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अ शेक्सपियरन हीरो इज। शेक्सपियर के जो प्लेस थे उसमें जो डाउनफॉल होता था हीरो का, उसका कारण क्या होता था। हब्रिस और प्राइड यानी कि घमंड करना होता था, तो या फिर गॉड्स विल भगवान की इच्छा होती थी, या एक बैड वुमेन मतलब बुरी औरत उसमें शामिल रहती थी, सम रॉन्ग डिसीजंस या कुछ गलत डिसीजन होते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ पे प्राइड ज़्यादा काम करता था, हब्रिस या प्राइड ज़्यादा काम करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द बुक विच इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर द मोस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग विट्स इन मैकबेथ वॉज। वो किताब जिसने शेक्सपियर को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जो उन्होंने प्ले लिखा मैकबेथ, उसमें विच जो विच थी उसको इंट्रोड्यूस करने में, तो कौन सी थी। डेमनोटोलॉजी, क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, रिटन बाय किंग जेम्स फर्स्ट। तो ये जो बुक थी वो थी रिटन बाय किंग जेम्स फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शेक्सपियर्स मैकबेथ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ। जो शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन का। तो वो किसकी हिस्ट्री से लिया गया है। तो शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वो किसकी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो पहला है स्कॉटलैंड, दूसरा है इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स, मतलब इंग्लैंड अपने टाइम में कैसे था उसके खुद के समय का, आयरलैंड या फिर द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द बिलीफ इन एलिजाबेथन टाइम्स दैट द किंग वॉज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव और इमेज ऑन अर्थ लेड टू द थ्योरी ऑफ द। मतलब ऐसा विश्वास एलिजाबेथन समय में ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो भगवान है जो राजा है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करता है, या फिर उसकी इमेज है या फिर उसकी छाया है पृथ्वी पर। तो इससे किस थ्योरी का उद्भव हुआ था, मतलब कि कौन सी थ्योरी बनी थी। तो इससे जो थ्योरी बनी थी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, नेचुरल ऑर्डर, विचक्राफ्ट। तो इससे जो थ्योरी बनी थी वो बनी थी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू द एलिजाबेथन्स एनीथिंग दैट वेंट कॉन्ट्रेरी टू द नेचुरल ऑर्डर वॉज मतलब कि एलिजाबेथन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ कॉन्ट्रेरी हो जाती है उसका नेचुरल ऑर्डर क्या होता था, क्या था। तो गुड था यानी अच्छा था, स्ट्रेंज था, रिवॉल्यूशनरी था या इविल था। तो उसका जो भी ऑर्डर होता था नेचुरल ऑर्डर वो इविल था यानी कि बुराई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन ट्यूडर इंग्लैंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी वॉज। मतलब कि जो ट्यूडर में जो वुमेन्स का रोल था वो कैसा था।
मोर इम्पोर्टेंट देन मैन मतलब कि मैन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दैट ऑफ अ स्लेव, एक स्लेव की तरह था, दासी की तरह, गुलाम की तरह। इक्वल टू मैन, मैन के बराबर था। सेकेंडरी टू मैन, मैन के सेकेंडरी था। तो यहाँ पे आएगा सेकेंडरी, यानी गॉड था। जो मैन होता था वो मुख्य होता था और जो वुमेन होती थी वो गॉड होती थी, यानी सेकेंडरी कैरेक्टर होती थी, मेन कैरेक्टर नहीं होती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विंडोज कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, मतलब कि जो खिड़कियां हैं वो प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकती हैं। एंड इफ़ दे शोड बोल्ड आइडियाज़ दे वर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग, मतलब कि अगर वो कोई बोल्ड आइडियाज़ दिखाती भी हैं तो वो किसकी अक्यूज्ड हैं, थीव्स की। ऑप्शन नंबर ए है थीव्स, ऑप्शन नंबर बी है रॉन्गफुल ओनर्स, ऑप्शन नंबर सी है विचेस, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीटी। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विचेस। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द बिगिनिंग ऑफ मैकबेथ द थ्री विच मीट, मतलब कि मैकबेथ जो प्ले था वो स्टार्ट हुआ था जब, तो वहाँ पे जो तीन विच मिली थी उसको, तीन जादूगरनी मिली थी, वो क्या थी आगे हम देखेंगे। इन अ हेल्थ, वो हेल्थ में थी। इन अ र्यूड बिल्डिंग, खराब बिल्डिंग में थी। इन अ फॉरेस्ट में मिली थी, या फिर इन अ बार में मिली थी। तो इन अ हेल्थ होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वट टाइटल डू द विट्स यूज टू हेल मैकबेथ, मैकबेथ को हेल करने के लिए उन्होंने क्या टाइटल दिया था, जो विच थी उसने क्या टाइटल दिया था। तो जनरल का ऑप्शन नंबर ए है जनरल, ऑप्शन नंबर बी विक्टर, सी ग्लैमिस, डी किंग। तो उसने ग्लैमिस का टाइटल दिया था मैकबेथ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द फोर्थ विच इज़ द नेम यूजली गिवन टू, जो चौथी विच थी उसको क्या नाम दिया गया था, मतलब किसे नाम दिया गया था, चौथी विच किसे कहा गया है। वन ऑफ डंकन्स रॉयल मेड को, मतलब कि जो डंकन की रॉयल मेड थी उसको नाम दिया गया है चौथी विच का। एन इनविजिबल स्पिरिट को दिया गया है, मैकडफ वाइफ को दिया गया है, या फिर लेडी मैकबेथ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को चौथी विच यानी चौथी जादूगरनी कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द विच प्रोफेसी दैट मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड टिल अ फॉरेस्ट कम्स मूविंग डाउन टूवर्ड्स हिम, द फॉरेस्ट इज, जो विच थी उन्होंने जो प्रोफेसी की थी कि जो मैकबेथ है वो तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि जंगल उसकी तरफ बढ़कर नहीं आता है। तो वो जंगल कौन सा था, डंसिनेन, ब्रेनेम वुड, द ब्लैक फॉरेस्ट, द स्कॉटिश फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रेनेम वुड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, डंकन वांट्स टू मेक विच वन ऑफ दीज हिज सक्सेसर टू द थ्रोन, डंकन जो था वो किसे अपना थ्रोन यानी कि उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, सक्सेसर बनाना चाहता था कि उसके बाद कौन बनेगा। तो मेलकॉम को, हिज ओन सन मेलकॉम जो कि उसका खुद का बेटा था, या मैकबेथ को, बेंक्यू को, या फिर फ्लेंस को। तो वो मेलकॉम को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अपना जो उसका खुद का बेटा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज सोन रिटर्निंग फ्रॉम, स्टार्टिंग में जो प्ले था मैकबेथ उसमें मैकबेथ को कहाँ से वापस आते हुए दिखाया गया था, आ टूर से, मतलब टूर से वापस आते हुए दिखाया गया था, बैटल से, आ हॉलीडे से, एंड एक्सपेंडिशन से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आ टूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, लेडी मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज, लेडी मैकबेथ को क्या बोला गया है, किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। तो मस्कुलाइन किया गया था, डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे, किया गया था मस्कुलाइन, फ्रेल एज एनी वुमेन, काइंड हार्टेड, डल एंड पावरलेस।
तो इसको स्टार्टिंग में काइंड हार्टेड घोषित किया गया था और लास्ट में इसको फोर्थ विच का नाम दे दिया जाता है। लेडी मैकबेथ डज नॉट विश टू किल द स्लीपिंग डंकन बिकॉज लेडी मैकबेथ सोते हुए डंकन को, मतलब जो राजा था जब सो रहा था तब उसको मारने के लिए नहीं कहती हैं, मतलब मारना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ही रिसेंबल्स हर फादर, उनके फादर का मतलब उनको उनके फादर का रिसेंबल होता है। इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर अ वुमेन, ये एक औरत के लिए सही नहीं है। हर हस्बैंड इज़ द वन हु विल सक्सीड हिम, जो उनका हस्बैंड था वो सक्सीड हो जाएगा, इसलिए इट इज़ नॉट प्रॉपर टू किल द एनिमी इन स्लीप, मतलब कि दुश्मन को सोते हुए नहीं मारना चाहिए इसलिए। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था ऑप्शन नंबर ए, ही रिसेंबल्स हिज हर फादर, यानी उन्हें अपने पापा की याद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डंकन इज अ गेस्ट ऑफ द मैकबेथ एट, डंकन जो था वो गेस्ट था मैकबेथ का, कहाँ पर? एडिनबर्ग कैसल में, बकिंगम में, डनशेंस में, इन्वर्सन कैसल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एडिनबर्ग कैसल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अ स्पीच इन विच एन एक्टर रिवील्स हिज इनर मोस्ट थॉट्स इज कॉल्ड अ, एक ऐसी स्पीच जिसमें जो एक्टर होता है वो अपने अंदर की बातें बोल देता है, मतलब जो उसके विचार होते हैं, जो थॉट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉलिलोक्वी कहते हैं, कोरस कहते हैं, असाइड कहते हैं, लाउड थिंकिंग कहते हैं। तो उसे सॉलिलोक्वी कहते हैं, सॉलिलोक्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द डैगर दैट मैकबेथ सीज इन द एयर इज, जो डैगर मैकबेथ ने एयर में, हवा में देखा था वो क्या था? हिज ओन डैगर हेल्ड बाय अ स्पिरिट, मतलब कि उनका खुद का डैगर स्पिरिट के द्वारा पकड़ लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रोजेक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन सिग्निफाइंग द मर्डर ऑफ हिज कॉन्शियंस एंड पीस, मतलब कि एक जो इन्होंने इमेजिनेशन किया था सिग्निफाइंग का, कि मतलब मर्डर का, वही था। सम अदर ऑब्जेक्ट रिसेंबलिंग अ डैगर, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट था जो रिसेंबल कर रहा था डैगर को। सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड, तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन सिग्निफाइंग द मर्डर ऑफ हिज कॉन्सिक्वेंस एंड पीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हु सेज आई हैव शब्ड टू मच विद हॉरर्स एंड नाउ नो द टेस्ट ऑफ ब्लड, किसने ऐसा कहा था कि आई हैव शब्ड टू मच विद हॉरर्स एंड नो द टेस्ट ऑफ ब्लड, की मतलब ब्लड का टेस्ट जानता है और काफ़ी हॉरर हो गए हैं, तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है वेंक्यू, ऑप्शन नंबर बी है डंकन, ऑप्शन नंबर सी है मैकबेथ, ऑप्शन नंबर डी है लेडी मैकबेथ। तो ये जो कहा गया था ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हु सेज दैट ऑल द स्वीट सेंट्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट रिमूव द स्टेंच ऑफ ब्लड एंड ऑल द 7 सीज कैन नॉट वॉश ऑफ द ब्लड ऑफ डंकन फ्रॉम द हैंड्स। ये कौन कहता है कि अरेबिया की जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सब भी अगर आ जाए तो ब्लड की स्मेल को नहीं मिटा सकती हैं, स्टेंच को नहीं मिटा सकती हैं, और जितने भी समुद्र है, सातों सात समुद्र अगर आ जाए तो डंकन के ब्लड को नहीं धो सकते हैं, मतलब जो हाथ उसके ब्लड से रंगे हुए उसे नहीं धो सकते हैं। तो ऐसा कहा लेडी मैकबेथ ने कहा था, द विट्स ने कहा था, द मैलकॉम ने कहा था, या फिर मैकबेथ ने कहा था? तो ऐसा कहा था लेडी मैकबेथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न विल बी एबल टू किल मैकबेथ, मतलब कोई भी आदमी जो कि औरत से जन्म लिया है, मतलब जिसे औरत ने जन्म दिया है, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता है। सो द विच प्रोफेसीज्ड, मतलब यही विच की प्रोफेसी थी ये, बट मैकडफ सक्सीड्स इन किलिंग हिम बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्रॉम, लेकिन जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ को मारने में सक्सेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने कहाँ से जन्म लिया था? अ गॉडेस, उसको एक देवी ने जन्म दिया था, एक मिरेकल चमत्कार था वो। अ सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था उसका, मतलब सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा उसने जन्म लिया था। अ टेस्ट ट्यूब बेबी था वो,
वो एक सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा जन्म लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है लेडी मैकबेथ्स स्लीप वॉकिंग इन अ रिजल्ट ऑफ हर। लेडी मैकबेथ की जो रात में सोते हुए चलने की आदत थी उसका रिजल्ट क्या हुआ? डीप सेंस ऑफ गिल्ट, मतलब गिल्ट का बहुत ही डीप सेंस है। ओवर एक्टिव ब्रेन है, उनका दिमाग ज़्यादा ही एक्टिव है। या फिर ड्रीम्स, सपने देखती हैं, प्रेटेंस करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डीप सेंस ऑफ गिल्ट। उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा होने लगा था तो वो रात में चलने लगी। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ दीज प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। मतलब कि शेक्सपियर ने अपने किस प्लेस में क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ नहीं किया है? एज यू लाइक इट में, जूलियस सीजर में, सिम्पलिन में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जूलियस सीजर। इन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रॉफी इज। ट्रॉफी का जो मीनिंग है वो क्या है? एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है ट्रॉफी का? गेस्चर, टर्निंग, मिरर या डिज़ायर। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टर्निंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 इन द लेट 7th सेंचुरी अ बैटल ऑफ बुक्स। मतलब 7th सेंचुरी में जो बैटल ऑफ बुक्स था इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। किन दो ग्रुप के बीच हुआ था? सिवेलियर्स एंड राउंडहेड्स के बीच में, एबोलिशनिस्ट एंड एंथुसियास्ट फॉर स्लेव्स के बीच में, चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग्स के बीच में, द वेल्स एंड द स्कॉट्स के बीच में। तो ये जो युद्ध हुआ था वो चैंपियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ बुक्स है। तो यहाँ पे बुक्स का युद्ध हुआ है, तो यहाँ पे लर्निंग का जिक्र तो होना ही था, मतलब मॉडर्न लर्निंग और एंशियंट लर्निंग के बीच में हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 शेक्सपियर्स सोनेट्स। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कैसे हैं? डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, उनमें डेडिकेशन नहीं है। आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जेम्स इंग्लैंड के जो जेम्स फर्स्ट थे उनको डेडिकेटेड है। आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन, मैरी अर्डन को डेडिकेटेड है। आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टर्जा रीमा। टर्जा रीमा जो है वो किस पोएम में यूज़ हुआ है? तो जॉन किट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल में, पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट वाइन में, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर में, अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस में। तो इसका जो टर्जा रीमा का प्रयोग हुआ है वो हुआ है पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट वाइन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट वाइन में टर्जा रीमा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 49 है व्हेन वन सेज दैट समवन इज नो मोर और दैट समवन हैज़ ब्रीथड विद हिज हर लास्ट द स्पीकर इज रिजॉर्टिंग टू। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है, जब कोई कहता है कि कोई अब नहीं रहा, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा, समवन इज नो मोर कहता है कोई, और कहता है कि समवन हैज़ ब्रीथड हिज हर लास्ट, यानी कि कोई अपनी अंतिम सांस ले रहा है, तो वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ में कह रहा है वो उसे। तो यहाँ पे यूफिज्म होगा, यूफोमनी होगा, अंडरस्टेटमेंट होगा, यूफेमिज्म होगा। तो यहाँ पे यूफेमिज्म होगा। यूफेमिज्म में हम कोई कड़वी बात को सरल शब्दों में कहते हैं। जैसे हम कहें कि कोई मर गया, उसको हम ऐसे ना बोल के कि सामने वाले को ख़राब लगे, हम कहेंगे कि गुजर गया, अंतिम सांस ले ली, इस तरह से, मतलब एकदम से दिल पे ना लगे वो चीज़। बात तो वही कहनी है लेकिन सॉफ्ट शब्दों में कहनी है, आराम से कहनी है, ताकि दूसरे के दिल पे एकदम से धक्का ना लगे। तो ये वही यूफेमिज्म होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स। कंपेनियन पोएम्स कौन सी हैं? जिप्सी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स,
एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसरोशो, द गुड मैरो एंड द सनराइजिंग, फुल फैथम 5, हार्क और द लार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसरोशो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि कंपेनियन पोएम्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नहीं, क्वेश्चन नंबर 51। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज इज द सेम एज, मतलब फ्लुएंसी इन लैंग्वेज जो है वो किसके बराबर है, किसके समान है? द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन स्पीच और एंड और राइटिंग, मतलब कि कोई व्यक्ति एकदम कंफर्टेबल होकर लिख पा रहा है और बोल पा रहा है तो उसे हम फ्लुएंसी मानेंगे। द एबिलिटी टू कमांड लैंग्वेज रादर देन लैंग्वेज कमांडिंग द यूज़र, मतलब जो लैंग्वेज को जो एबिलिटी है लैंग्वेज को कमांड करने की बजाय जो लैंग्वेज है वो यूज़र को कमांड कर रही है तो उसको कहेंगे हम फ्लुएंसी। ग्लिबनेस को फ्लुएंसी कहेंगे, एक्यूरेसी को फ्लुएंसी कहेंगे। तो फ्लुएंसी जो है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन स्पीच एंड और राइटिंग, मतलब कि जो व्यक्ति है सही से लिख पा रहा है और अच्छे से बोल भी पा रहा है उसे हम कहते हैं फ्लुएंसी। किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ अ मोक हीरोइक पोएम? मोक हीरोइक पोएम क्या होती हैं? मोक हीरोइक पोएम क्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, मोक्स एट हीरोइक प्रिटेंशंस इन पोएट्स एंड क्रिटिक्स, mocks heroism and exaggerated virtue in Olympics, uses a heroic style to deride airs and affectations, uses a mocking style to deride heroes and hero worship। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजेज अ हीरोइक स्टाइल, हीरोइक स्टाइल का प्रयोग करना डिराइड करने के लिए, डिराइड एयर को डिराइड करने के लिए एंड अफेक्शन को दिखाने के लिए, उसे ही हम कहते हैं हीरोइक पोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इन ड्रामा एंड असाइड इज एड्रेस्ड, मतलब कि ड्रामा में जो असाइड है वो किसको एड्रेस करता है, किसको एड्रेस किया जाता है? टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, मतलब ऑडियंस को एक्टर के द्वारा। द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हर्ड बाय अदर्स एक्टर्स ऑन द स्टेज, द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीट टू बी हर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, मतलब कि जो स्टेज पे बाकी एक्टर होते हैं वो उस शब्दों को नहीं सुनते हैं, वो ऑडियंस के लिए होता है जो भी वर्ड्स होते हैं। टू अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस, मतलब कि जो टू अदर एक्टर के लिए होता है, मतलब स्टेज पे दूसरे एक्टर के लिए होता है ड्रामा, जिन्हें जो इस ऑडियंस होती है वो नहीं सुनती है। नेक्स्ट है बाय द प्ले राइट टू द ऑडियंस, प्ले राइट के द्वारा ऑडियंस के लिए होता है। बाय द प्रोटेगनिस्ट टू हिज हर एंटोगनिस्ट के लिए, मतलब प्रोटेगनिस्ट का एंटोगनिस्ट के लिए होता है ड्रामा, मतलब एड्रेस किया जाता है नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है, टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, ऑडियंस के लिए होता है एक्टर के द्वारा। द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हर्ड बाय अदर एक्टर्स इन द ऑन द स्टेज, स्टेज पे जो बाकी एक्टर होते हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास भी अपने अपने डायलॉग्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? पहला है हैमलेट, द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी है, वोल्पेनो गार्बोडक। तो वोल्पेनो जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, रिवेंज होता है कि हम बदला लेना, मतलब उसी ट्रेजेडी में बदला भी लेने लगना, तो जो वोल्पेनो है वो रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। बाकी जो है गार्बोडक, हैमलेट, द डचेस ऑफ माल्फी ये रिवेंज ट्रेजेडी हैं। नेक्स्ट है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एक कहावत है कि जो कलम है वो तलवार से भी ज़्यादा तेज होती है, शक्तिशाली होती है। ये किसका एग्जाम्पल है? सिमली का। ये जो क्वेश्चन है ये फिगर ऑफ स्पीच का है,
तो सिम्बली का एग्जाम्पल है, इमेज का एग्जाम्पल है, कॉन्सीट का एग्जाम्पल है, मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। तो ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल है, ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एन एपिलॉग इज, एपिलॉग क्या होता है? प्रेफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कोई भी टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट में प्रेफिक्स लगा देना जो कि इंट्रोड्यूस किए जाना हो। सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इज़ सम अप और एक्सटेंड्स, सम अप कर देना, सफिक्स लगाना यानी पीछे लगाना, जो भी बोला जा रहा है उसमें पीछे लगा देना। अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिन्स अ बुक, मतलब कि एक छोटा सा लिखा हुआ पैराग्राफ वगैरह जो कि किताब को स्टार्टिंग करते वक्त लिखा जाता है, वो होता है अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच, मतलब किसी भी राइटिंग का या स्पीच का, मतलब दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड, मतलब उसका कोई भी रिश्ता उससे ना हो। तो ये जो एपिलॉग होता है वो किसी भी ड्रामा वगैरह के लास्ट में बोला जाता है, और प्रोलॉग जो होता है वो स्टार्टिंग में बोला जाता है। तो प्रोलॉग स्टार्टिंग में बोलते हैं। प्रेफिक्स, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, प्रेफिक्स टू द टेक्स्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ये प्रोलॉग का है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी पे है ये एपिलॉग का है। एपिलॉग लास्ट में बोला जाता है और प्रोलॉग स्टार्टिंग में बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो पब्लिक बुक, मतलब जो बुक होती है पब्लिश्ड होती है, तो उसमें जो आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से दिए होते हैं, मतलब पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या होता है। इसमें दिया है पहले इंडेक्स, कॉपीराइट, पेज, बायोग्राफी, फुटनोट्स। अब देख सकते हैं यही चार चीज़ें, 5 चीज़ जो कि घूम घूम के ऊपर नीचे करके, मतलब आगे पीछे करके लगी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपीराइट पेज, फिर फुटनोट्स होता है, फिर बिब्लियोग्राफी होती है, उसके बाद इंडेक्स होता है, फिर बाकी का चालू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रोल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट ट्रू, मतलब प्रोल्यूड में विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द प्रोल्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, जो प्रोल्यूड है वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई है। यहाँ पे हमें इसमें से आंसर बताना है, ये जो दिए हुए हैं ना, इसमें से आंसर बताने हैं। तो ये तो ठीक है, क्योंकि जो प्रोल्यूड थी वो पोस्ट मरने के बाद ही पब्लिश हुई थी। इन द पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, मतलब पोएम, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपने जो समय था, बीत रहा था, और कैसे वो डेवलप किए, कैसे उन्होंने अपना पोएम पे करियर शुरू किया, वो सब चीज़ें इसमें डाली हैं उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपना पूरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोल्यूड जो था वो उनकी सबसे बड़ी पोएम थी, जिसमें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी दिखाई थी उसमें। द पोएम रन्स ऑन 14 पेज, मतलब ये जो पोएम है ये 14 बुक्स में है, 14 बुक्स में है। एट क्रूशियल स्टेज द पोएट सेलिब्रेट्स द सबलाइन नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग इज स्पिरिचुअल, मोरल एंड इमेजिनरी नेचर। तो हाँ, ये 14 बुक में थी, और इसमें जो पोएट था वो अपना स्पिरिचुअल, मोरल और इमेजिनेटिव नेचर जो था उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया है। पोएम्स लाइक Michelle, the old Simberland beggar, the dwelt among the untrodden ways, nothing etc. are the highlighted of this volume। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग हो जाएगा, यही नॉट ट्रू है, यही गलत है, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सब सही है, तो 4 इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि 4 इज़ नॉट ट्रू, बाकी सब ठीक है प्रोल्यूड के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टेल्स इज इन प्रोज आइडेंटिफाई। तो जो कंट्रीब्यूटेड टेल्स था उसमें से कौन सा एक जो प्रोज फॉर्म में है उसको पहचानना है हमें। द पार्टनर्स टेल, द पार्सन्स टेल, द मोंक्स टेल, द नाइट्स टेल। तो इसमें से जो प्रोज फॉर्म में था वो था पार्सन्स टेल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60। कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 11 लाइंस, 12 लाइंस, 13 लाइंस, 14 लाइंस। तो 11 लाइंस होती हैं कर्टल सोनेट्स में।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एक्सप्रेशन है मर्डरस इनोसेंस का मतलब मौत, मर्डर मतलब भयानक और इनोसेंस यानी कि सीधा साधा सा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरोन का, जिग्मा का, पन का, चियास्मस का? तो ऑक्सीमोरोन का है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है ना कि दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे बिटर ट्रुथ, बिटर स्वीट, इस तरह से बिटर ट्रूथ करके ऐसे आ जाएगा, कड़वा सच, ऐसे करके मतलब दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, मर्डरस एंड इनोसेंस एक साथ आया है, तो ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी। यहाँ तक 60 तक थे, यहाँ पे 60 शेक्सपियर के क्वेश्चंस थे और अब यहाँ पे जॉन मिल्टन के से क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी है, मतलब जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क एक एलेजी है? लेसिडस, एलिक्रो, कैमस, पैराडाइज लॉस्ट। तो इनका जो लेसिडस है वही एक एलेजी है, ये लाइसिडस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ओ शिट क्या हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है? तो मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारा है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। ए बी, बी सी बी सी, ए बी, बी सी, सी डी, यानी एक एक वर्ड बढ़ रहा है और ई फिर। तो ये है शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड। यानी मोनोसिलेबिक राइम जो होती है फाइनल स्ट्रेस में वो जो कि 2 लाइन्स की होती है, 2 लाइन्स के वर्स होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोराइम, फेमिनाइन राइम, मस्कुलाइन राइम, आई राइम। तो इसे कहा जाता है मस्कुलाइन राइम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में नहीं आया है लेकिन आ भी सकता है, एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंटल साउंड इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो होता है, जो लगातार होता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये भी फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत आती है पेपर में। तो एलिट्रेशन पहला है और दूसरा है एसेंट, एक्रोस्टिक, सिलेबल। तो ये होता है एलिट्रेशन, जिसमें व्यंजन साउंड जो होती है, मतलब कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, उसमें ए ई आई ओ यू रिपीट नहीं होता है, कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंग्लिश आइम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मेच्योरिटी इन। मतलब कि जो आइम्बिक पेंटामीटर है वो सबसे पहले किस फॉर्म में आया था? तो सोनेट की, ड्रामेटिक वर्स की, लिरिक की, या फिर एलेजी की? तो यह आया था सोनेट की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है और ये बहुत फेमस भी है आइम्बिक पेंटामीटर के लिए, सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो होती है वो किस लिए क्रिटिसाइज की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेंसी एंड परमिसिवनेस। उसमें इंटेंसिव और परमिसिवनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सेक्सुअल पसेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स। मतलब कि सेक्सुअल पसेसिवनेस जो थीम थी वो उनके किस प्ले में थी? कोरियोलिनस में, जूलियस सीजर में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। तो ये जो थीम थी ये अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब जो जॉनसन्स थे, जॉनसन ने जो डिक्शनरी लिखी थी वो कब पब्लिश हुई थी, किस ईयर में हुई थी? 1710 में, 1739, 1755, 1759। तो ये पब्लिश हुई थी 1755 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब सबसे पहले जो कंप्लीट इंग्लिश बाइबल थी प्रिंट फॉर्म में कब पब्लिश हुई थी? किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? विलियम टेंडल के द्वारा, विलियम कैक्सटन के द्वारा, माइल्स कवरडेल के द्वारा, रोजर एसएम के द्वारा। तो ये पब्लिश हुई थी माइल्स कवरडेल के द्वारा पब्लिश की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज के अनुसार इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो एपिक, एपिग्राम, स्टांजा या फिर सोनेट, मतलब कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है? तो सबसे पहले आता है हमारा एपिग्राम, ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद स्टैंजा आता है, फिर आता है सोनेट, उसके बाद एपिक। एपिक बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हाइपरब्लेज। हाइपरब्ले का क्या मतलब होता है? एन एक्स्ट्रावेजेंट एक्सेजरेशन, अ रेजिस्ट स्लर, अ मेट्रिकल स्किल, अ फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये एक फिगर स्पीच है और इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट है द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो वर्ड्सवर्थ थी एंड जो कोलरिज थे, उनकी जो पोइट्री थी वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थी, उस पर किसका ज़्यादा प्रभाव था? तो द नेपोलियनिक वॉर्स, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पुअर लॉस। तो इस पर जो प्रभाव था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज दी, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? चियास्मस का, हाइपरबोले का, लिटोट्स का या फिर सिमली का? तो ये लिटोट्स का एग्जाम्पल है, ये लिटोट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, प्रोसडी स्टडीज़। प्रोसडी स्टडीज़ का मतलब क्या मतलब होता है? लाइन एंडिंग्स, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ प्रोज, मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ। फॉर्मल क्रिटिसिज्म जो होता है वो किस स्ट्रक्चर में होता है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? तो लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में, मिथ्स, फॉर्म, कंटेंट के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। जो फुट होता है प्रोसोडी का वो किस यूनिट में होता है? राइम में, लेंथ, राइमिक मेजरमेंट और हाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिदमिक मेजरमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, आइम्बस इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। आइम्बस में क्या होता है? ये एक मेट्रिकल फुट है, इसमें क्या होता है? 2 सिलेबल्स होते हैं, 3 सिलेबल्स होते हैं, 1 सिलेबल्स या 4 सिलेबल्स। इसमें 2 सिलेबल्स होते हैं आइम्बस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एडियल इज यूजली अ पोएम अबाउट अ। जो एडियल है वो जो पोएम है ये किस चीज़ के बारे में है? पिकारेस्क्यू सिटी लाइफ के बारे में है, पेनोरामिक व्यू ऑफ नेचर के बारे में है, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में है, पिक्चरेस्क्यू कंट्री लाइफ के बारे में है। तो ये पिक्चरेस्क्यू कंट्री लाइफ के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो यहाँ पे जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी सी डी ई एफ जी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81,
अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज, मतलब कि एक ऐसी पोएम जिसमें हम मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं और इसकी सिंपल इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिरिक, ओड, बैलेड, हाइकू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइकू आएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड नेचर इन द 18th सेंचुरी लिटरेचर स्टैंड्स फॉर, मतलब 18th सेंचुरी में नेचर का मतलब क्या होता था, नेचर किसके लिए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, नेचर ऑफ राइटिंग, एक्सटर्नल नेचर, द यूनिवर्स, ह्यूमन नेचर। तो ये जो शब्द था वो ह्यूमन नेचर के लिए प्रयोग किया जाता था, मनुष्य के नेचर के लिए प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रकृति के लिए भी, ह्यूमन नेचर के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 83 है, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक, रोमांटिक टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फ्रेडरिच स्केगल ने, कांट ने, स्लीडर ने, कॉलरिज ने। तो इसका प्रयोग किया था फ्रेडरिच स्केगल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हेरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ, हेरोइक कपलेट किस चीज़ का पेयर होता है, राइमिंग, आइम्बिक, पेंटामीटर, लाइन्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राइमिंग, आइम्बिक, पेंटामीटर, लाइन्स को ही हीरोइक कपलेट कहा जाता है, जो कि राइम में हो और आइम्बिक पेंटामीटर में हो। क्वेश्चन नंबर 85 है, हीरोइक क्वार्टरन इज, हीरोइक क्वार्टरन क्या होता है, तो हीरोइक क्वार्टरन जो होता है वो 4 लाइन का स्टैंजा होता है, इन आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, ये 4 लाइन स्टैंजा होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, इसे हीरोइक क्वार्टरन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन, विक्टोरियन एज जो थी वो किस चीज़ की विटनेस है, तो फेथ एंड रीजन की, इसका राइट आंसर फेथ एंड रीजन है, फेथ और रीजन की है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द हिस्टोरिकल नॉवल बिगिन इन, हिस्टोरिकल नॉवल कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी अगस्टन एज में शुरू, हिस्टोरिकल नॉवल अगस्टन एज में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इंटरनल राइम इज, इंटरनल राइम क्या होती है, इंटरनल राइम होती है राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री, मतलब राइमिंग जो कि 2 और 2 से ज़्यादा शब्दों में हो सेम लाइन में, उसे कहते हैं इंटरनल राइम, मतलब एक ही लाइन में राइम होना, लाइन में ही एक ही लाइन में राइम होना, लाइन के अंदर राइम होना, उसे कहते हैं इंटरनल राइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, फैंसी डील्स विद, फैंसी किससे डील करती है, तो इमेजिनेशन एंड रीजन से, फैंसी जो थी इमेजिनेशन एंड रीजन से डील करती है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो स्टार्टिंग का रिलीजियस ड्रामा था वो किससे एसोसिएटेड था, किससे संबंधित था, तो सुपरस्टिशंस और बिलीफ से, जो स्टार्टिंग में जो ड्रामा लिखे जाते थे वो सुपरस्टिशंस और बिलीफ से रिलेटेड होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, फेमिनाइन एंडिंग रेफर्स टू, जो फेमिनिज्म है, फेमिनाइन है, वो एंडिंग जो है वो किस पे रिफर करती है, द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनएस्टेड सिलेबल पर, द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनएस्टेड सिलेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन, जॉनसन का जो एडिशन है ऑफ शेक्सपियर वो कब अपीयर हुआ था, मतलब कब पब्लिश हुआ था, कब सामने आया था, वो आया था 1965 में, जॉनसन ने लिखा है ऑफ शेक्सपियर, ये इतना जो है ये इनका एडिशन है, इनका वर्क है जॉनसन का, जो कि 1765 में पब्लिश हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम 93, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डिब्यूट एज अ लंडन प्लेराइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय, शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है, तो ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, ये बहुत ही फेमस है और ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, रॉबर्ट ग्रीन ने एन अपस्टार्ट क्रो कहा है। नेक्स्ट है 94, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, मेटाफिजिकल पोएट जो टर्म थी ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ की गई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा ही यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच आर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स बाय ब्लेक, ब्लेक की इन लाइन्स के बीच में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग
किया गया हमें बताना है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, बट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्लेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो यहाँ पर मेटोनिमी एंड अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। अपस्ट्रॉफी होता है कि हम जब किसी भी ऐसी चीज़ को पुकारते हैं जो वहाँ पर नहीं है, जो जीवित नहीं है, जो मृत है, जो सुन नहीं सकती है, उसे जब हम पुकारते हैं तो अपस्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मोर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, मतलब जो लैटिन का जो वर्क है मास्टरपीस है यूटोपिया, वो कब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था? तो ये ट्रांसलेट किया गया था 1551 में। यूटोपिया बहुत ही पुराना वर्क है लैटिन के द्वारा, मोर के द्वारा लैटिन में है, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है, मोर के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 97 है द गटनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, द गटनबर्ग बाइबल सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1456 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो किस चीज़ को दिखाती है? तो ये दिखाती है मोनार्की को। तो यहाँ से राइटर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको लिटरेचर को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। हमार्शिया का मतलब क्या होता है? तो एरर ऑफ जजमेंट, यानी न्याय करने में गलती होना। हमार्शिया का मतलब होता है न्याय करने में गलती होना, एरर ऑफ जजमेंट, या निर्णय करने में गलती होना, इसे ही हमार्शिया कहा जाता है। द टर्म गॉथिक अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन ऑल्सो अप्लाइज टू, जो गॉथिक है एक कैटेगरी ऑफ फिक्शन है, मतलब फिक्शन का ही एक कैटेगरी है गॉथिक, ये किस पर अप्लाई होता है? तो ये आर्किटेक्चर पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है 101। मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ, मिरेकल प्ले जो है वो किसकी लाइफ पर बेस होते हैं? तो ये सेंट्स की लाइफ पर बेस होते थे। मिरेकल प्ले जो थे वो सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। द मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबस इज, जब पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबस आए, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आए, फिर उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयम्ब कहा जाता है। यूजिंग द बेंच, कहाँ चला गया? यूजिंग द बेंच फॉर द जूरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जब हम जूरी के लिए बेंच शब्द का प्रयोग करें तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सिनोडिकी। सिनोडिकी होता है ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए किसी और चीज़ का प्रयोग करें, जैसे हम क्राउन, राजा के लिए क्राउन शब्द का प्रयोग कर दें, क्योंकि क्राउन वही पहनता है जो राजा होता है, और बेंच पर वही बैठेगा, द बेंच उसे कहा जाता है जो निर्णय करते हैं, जूरी उसी पर बैठते हैं। तो यहाँ पे वही होता है कि हम जब किसी और के लिए किसी और शब्द का प्रयोग करें तो उसे सिनोडिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। 4 फीट कंप्राइजेज, कहाँ हो गया? 4 फीट कंप्राइजिंग आ मोनोसिलेबल ट्रॉकी डक्टाइल एंड फर्स्ट पियन इज ऑफन कॉल्ड, तो ये 4 फीट कंप्राइजिंग ऑफ मेटोसिलेबल ट्रॉकी, ये जो हैं ये सब क्या कहा जाता है इन्हें? तो इसे कहा जाता है स्प्रंग थीम, जिसमें ये सब होते हैं वो उसे स्प्रंग थीम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। एसेज ऑफ एलिया आर, एलिया का जो एसेज है वो क्या है? तो वो है पर्सनल इम्प्रेशंस है। एसेज ऑफ एलिया जो है वो पर्सनल इम्प्रेशन है, ये एक वर्क है। पेरिपेटिया मीन्स क्या होता है? पेरिपेटिया मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी भाग्य का पलट जाना। नेक्स्ट है गायनोक्रेटिज्म फोकस्ड ऑन, गायनोक्रेटिज्म जो वो किस पर फोकस करता है? तो ये वुमेन एज राइटर्स पर फोकस करता है, वुमेन एज राइटर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, प्री रैफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद, प्री रैफेलाइट पोएट्री जो होती है वो मेनली किस पर कंसर्न करती हैं, तो नैरेटिव एंड नेचर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग द विक्टोरियंस इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, हु अमंग द विक्टोरियंस इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, किसे कहा जाता है विक्टोरियंस में, तो रस्किन को कहा जाता है द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, द मिस्ट्री प्लेस डील्स विद, मिस्ट्री प्लेस जो थे वो किससे डील करते थे, तो द न्यू टेस्टामेंट से, द न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म, पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म था, सम्स ऑफ द आर्ट ऑफ पोएट्री इज एज टॉट फर्स्ट बाय, किसके द्वारा टॉट किया गया था, तो ये किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, पार्टिकल इज, पार्टिकल क्या होता है, तो ये होता है अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैसेजेस, अ पैचवर्क ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैसेजेस, इसे ही कहते हैं पार्टिकल इंग्लिश की भाषा में। केयरलेस, सी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये जो लाइन दी गई है इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, ये फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सी, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पैराडॉक्स भी होता है दो उल्टे शब्दों का आना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग दूर दूर आते हैं। यहाँ पे केयरलेस बोला गया है, यहाँ पे केयर बोला गया है। अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, अफेक्टिंग बोला गया, यहाँ पे अनअफेक्टेड बोला गया, तो यहाँ पे दो अपोजिट शब्द आते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं आते, थोड़ा दूर दूर आते हैं, जैसे यहाँ एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ऑक्सीमोरॉन में क्या था कि दोनों साथ में ही आते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, अ मेट्रिकल फुट कंटेनिंग अ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज, जहाँ पे पहले स्ट्रेस्ड सिलेबस आए उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रॉकी, ट्रॉकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट इज, स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, तो उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी डी और ई ई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यही मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, मतलब कि क्राउन का एग्जाम्पल करना मोनार्की के लिए, तो वो सिनोडकी हो जाएगा। सिनोडकी हम क्या कर रहे हैं कि किसी राजा के लिए, किसी पद के लिए क्राउन का प्रयोग कर रहे हैं, राजा का जो पद होता है उसके लिए क्राउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन, डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी था आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई थी, तो 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 117 का ऑप्शन नंबर ए 1755। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी हमने ये पढ़ा, ऑक्सीमोरॉन कह रहा है साइड बाय साइड अपोजिट मीनिंग वाले शब्द आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ये अभी हमने ही पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, अ स्टैंजा ऑफ 8 आइम्बिक पेंटामीटर्स, यानी 8 आइम्बिक पेंटामीटर का एक स्टैंजा ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी सी इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है ओटावा रीमा, इसे कहा जाता है ओटावा रीमा, क्योंकि ये 8 आइम्बिक पेंटामीटर का होता है तो इसलिए ओटावा रीमा कहा जाता है। इन द असर्शन 4 out of 5 people suffer from dreaded pyorrhea, the writer wants to arouse the feeling of, तो राइटर जो है वो इसके द्वारा किस फीलिंग को उठाना चाहता है,
मतलब जो लाइन कही गई है, इस लाइन में जो राइटर है वो किस फीलिंग को उठाना चाहता है, तो फियर की, यानी डर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। जॉन इज 6 फीट टॉल एंड 240 IBs एन अजर्शन ऑफ। ये किस चीज़ का अजर्शन है? जॉन के बारे में जो ऐसी बात कही है, तो ये एक फैक्ट है, यानी कि मतलब इस लाइन को बताइए कि क्या है, इसमें कोई जजमेंट है, इंटरफ्रेंस है, या फिर कोई ओपिनियन है। तो ये फैक्ट है। यहाँ पे उसकी हाइट वगैरह, यहाँ पे उसकी हाइट बताई गई है, ये उसका फैक्ट है, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। व्हाट इज़ द सिडोनिम ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दी। जॉन गर्ल्सवर्दी की जो सिडोनिम है वो क्या है? तो वो है जॉन सिंजॉन। तो जॉन सिंजॉन। क्वेश्चन नंबर 123 है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं बादलों की तरह अकेला घूमता रहा। मेक्स एन असर्शन दैट। अब ये असर्शन जो है वो ये किसके बारे में कहा गया है? तो द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर डी कि जो पोएट है वो बादलों की तरह बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है। विच वॉज गर्ल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल। उनकी गर्ल्सवर्दी की सबसे पहली फर्स्ट पब्लिश नॉवल कौन सी थी? तो जसलीन उनकी फर्स्ट पब्लिश नॉवल थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था? तो आया था 1623 में। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद। रेस्टोरेशन कॉमेडी कहाँ से शुरू होती हैं? तो वो कॉन्ग्रेव से शुरू होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज। मतलब कि जो ट्रेजेडी होती है उसका सोल, उसकी आत्मा क्या होती है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? तो वो होती है प्लॉट। उसका प्लॉट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये किसका एग्जाम्पल है? यानी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये है एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। ये है एंटीथेसिस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड सिलेबल प्रोसीड्स द अनअसेंटेड इज कॉल्ड। जिसमें एक ऐसा मीटर जिसमें अनअसेंटेड सिलेबल के द्वारा प्रोसीड किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे डिक्टैलिक कहा जाता है। डिक्टैलिक फॉर्म है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। कोई वर्ड तो सही से बोलने भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो कौन सा प्ले था जो मॉडर्न पब्लिसिटी प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी का इम्पैक्ट को बताता है, एनालिसिस करता है उसका? तो ये है द शो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी के अनुसार विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन। किसने ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स में मचाया था? मतलब ऐसा कौन सा प्ले है जिसने पार्लियामेंट्री में और ऑफिशियल सर्कल्स में बहुत ही ग्रेट सेंसेशन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर का? तो नहीं मिला था 1932 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। द मास्टरपीस ऑफ गाल्सवर्दी। जो गाल्सवर्दी है उनका मास्टरपीस क्या है? तो द फोर्थ स्टेज सागा। तो ये इनका मास्टरपीस है। नेक्स्ट है 134। गाल्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different types of people towards and escaped prisoner in the play। तो किस प्ले में गाल्सवर्दी ने जो इनएडुकेंस्ड
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है, एंड एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो है वो सब दिखाया है। तो ये दिखाया गया है स्केप भी, स्केप यानी भागना होता है, इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है 135, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड डॉक्टर डिलिट टू गाल्सवर्दी। तो किस यूनिवर्सिटी ने गाल्सवर्दी को अवॉर्ड किया था डिलिट से? तो ये थी कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशंस एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ वॉर। तो गाल्सवर्दी की कौन सी नॉवल थी जो कि वॉर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशंस को के बारे में बताती थी, और जो बैरियर्स थी वॉर के जो रिजल्ट था उन सब के बारे में बताती हैं? तो ये है सेंस प्रोग्रेस, सेंस प्रोग्रेस। व्हाट इज़ द वाइट मंकी? वाइट मंकी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो वाइट मंकी एक बुक है, अब बुक है ये। डिलिट वॉज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन द ईयर, जो डिलिट थे वो गाल्सवर्दी की पर कन्फर्ड हो गए थे, कब? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द फोरेस्टेज सागा इंक्लूड्स द 2 इंटरल्यूड्स, नेम द इंटरल्यूड। जो फोरेस्टेज सागा है उन्होंने इंक्लूड किया है, 2 इंटरल्यूड को इंक्लूड किया गया है, उसमें उसका नाम बताना है। इसका नाम है इंडियन समर ऑफ फोरेस्टेज टेल्स एंड अवेकनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, गाल्सवर्दीज फोरेस्टेज सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। मतलब जो गाल्सवर्दी का फोरेस्टेज सागा है उसको किसके पैरेलल माना जाता है, कहा जाता है? तो उसे थॉमस मेंस के, बर्टन ब्रुक्स के पैरेलल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच नॉवल अर्नड गाल्सवर्दी द रेपुटेशन ऑफ द नॉवलिस्ट। मतलब किस नॉवल ने गाल्सवर्दी को एज अ नॉवलिस्ट साबित किया, मतलब उनकी रेपुटेशन को और बढ़ा दिया? तो वो थी द आइसलैंड फेरेसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, इन 1929 विच ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी को 1929 में कौन सा ऑनर दिया गया था? तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज अ स्टडी इन सोशल प्राइड एंड सोशल कन्विक्शन। मतलब कि जो गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जो कि सोशल प्राइड एंड सोशल कन्विक्शन के बारे में है? तो ये है द लॉयल्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, विच प्ले मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट। किस प्ले की वजह से गाल्सवर्दी जो थे वो एज अ ड्रामेटिस्ट फेमस हो गए थे? तो द सिल्वर बॉक्स की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज द टाइटल ऑफ गाल्सवर्दीज कलेक्शन ऑफ एसेज। मतलब गाल्सवर्दी की जो एसेज थे उनके जो कलेक्शन था उसका क्या टाइटल था? तो उसका जो टाइटल था वो था द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी ड्रामेटाइजेज स्ट्राइक। तो ये था स्ट्राइफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दी के फर्स्ट प्ले का नाम क्या था? वो था सिल्वर बॉक्स। ये फर्स्ट प्ले का नाम है सिल्वर बॉक्स, उनके और भी वर्क रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, द एसेज एंड स्टोरीज द वाइट मंकी, द सिल्वर पार्क एंड सॉन्ग, अ स्लाइंट गोइंग, द पासर बाय वर कलेक्टेड टुगेदर एज। तो ये जो हैं ऐसे और स्टोरीज, इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया अ मॉडर्न कॉमेडी, मतलब जो मॉडर्न कॉमेडी है उसमें ये सब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, इन 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के किस
वर्क को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वो कन्फर्म किया था उन्होंने। तो ये था ऑनरेरी डिक्टरेट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, गर्ल्सवर्दी इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ। गर्ल्सवर्दी किस चीज़ के चीफ एक्सपोनेंट थे? तो वो थे प्रॉब्लम प्लेस की। उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस बहुत लिखे हैं, मुख्य रूप से वो प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन लिटरेचर के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो था जो थीम वगैरह थी, और जो फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे, जो मीटर वगैरह के क्वेश्चन थे, इस सोनेट की जो किस राइम में किस पेंटामीटर में लिखा जाता है, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में ज़्यादातर ये आते हैं। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।